को इस काबिल नहीं समझती कि इतने अहम मौजू पर मैं कुछ बोलूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती कि अगर जनरल कयूम साहब जो सेनेटर भी रह चुके हैं वो भी, क्योंकि मेन स्पीकर वही थे इस सेमिनार के, तो काश कि वो मौजूद होते यहाँ पर और उनसे थोड़ा सा इंटरएक्टिव सेशन भी होता, क्योंकि जनरल कयूम का ताल्लुक एलीट क्लास से है जो सेनेट जनरल रहे, ज़ाहिर है कि बहुत वो अहम पोजीशन थी, उसके बाद वो सेनेटर रहे और एक बहुत बड़ी मुस्लिम लीग जमात के सेनेटर रहे, तो वो भी उनकी बहुत ही बारसूख उनकी पोजीशन थी, उन्हें यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि उनकी तकरीर में बहुत सी ऐसी बातें थी जिन पर उनसे ही सवाल बनते हैं कि आप खुद इस पोजीशन में इख्तिदार में रहकर और फिर आप वही बातें कर रहे हैं, वही लफ्ज़ी, वही अल्फाज नहीं। जो लोग खुद हुकूमतों में रहते हैं उन पे ये बातें ज़ेब नहीं देती। वो पार्टियां भी जो चार मर्तबा हुकूमतों में आ चुकी हैं, उनके भी जो एहलकार खड़े होकर अगर इस वक्त इल्ज़ाम तराशी करेंगे तो उन पे भी ये बातें ज़ेब नहीं देती। ये बातें हम जैसे लोगों को ज़ेब देती हैं, क्योंकि हम सहाफ़ी हैं और हमारा ये काम है कि जो कौम को दरपेश इश्यूज़ हैं उनको सामने लाएं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी मुल्क की कौमी सलामती 4 अहम सुतूनों पर उस्तवार होती है, बेस करती है। उसमें सबसे पहली सियासी इस्तेहकाम, नंबर 2 बहुत ही जदीद साइंसी बुनियादों पर और तकनीकी एडवांसमेंट की बुनियादों पर मईशत की तरक्की। मतलब हम एक ज़राअत पेशा मुल्क थे, लेकिन हमारी ज़राअत अब कहाँ गई, क्योंकि हमने तकनीकी तौर पर हम आगे नहीं बढ़ सके। अगर एक किसान इस वक्त भी एक बैल के साथ काश्तकारी कर रहा है तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो मईशत का फ़रोग़ जदीद तकनीकी बुनियादों पर। नंबर 3, ये तीसरा सुतून बता रही हूँ, माहिराना सिफारतकारी, मशाक सिफारतकारी। इस मशाक सिफारतकारी से मेरी मुराद ये है कि जिस वक्त कश्मीर हमारी कौमी पॉलिसी का एक हमेशा से हिस्सा रहा है, तो जिस वक्त इंडिया ने 35 लागू करके वो वापस लेके आईनी शिल्प और कश्मीरियों पर कश्मीर को एक तरह से हजम कर लिया, तो ये आपकी नेशनल पॉलिसी का हिस्सा था। तो जब मैं मशाक और माहिराना सिफारतकारी कह रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त मैंने इतना लिखा और व्लॉग्स भी इस पर किए कि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत को ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन ऑपोजिशन में है, बल्कि तमाम साबिक वज़राए ख़ारिजा, तमाम साबिक तजर्बाकार जो फॉरेन सेक्रेटरीज थे या और भी जो तजर्बाकार लोग थे, वो सब दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के सिफारतकार खानों में बैठे होने चाहिए थे, वहाँ जाने चाहिए थे। उन मुल्कों में कश्मीर के साथ क्या हुई है, क्या गुजरी है, जिक्र होना चाहिए था। जब आप लोग किसी मुल्क में फिजिकली कोई वफ्द मौजूद होता है तो फिर वहाँ का मीडिया उसे कवर करता है। तो फिजिकली उस वक्त कम से कम 20 मुल्कों में पाकिस्तान के वफूद होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ एक ये ऐलान हो गया कि हम हर हफ्ते नमाज जुमा के बाद हम एहतजाज किया करेंगे। वो क्या था? कुछ भी नहीं। चंद हफ्तों के बाद वो भी खत्म हो गया, या आपने श्रीनगर रोड नाम रख दिया, वो कुछ भी नहीं। आप इसको कहते हैं वायबल सिफारतकारी, जो नहीं हो सकी इतने बड़े इशू पर। और नंबर 4, एक मजबूत फौज। किसी भी मुल्क की सलामती का दारोमदार उसकी मजबूत फौज पर होता है, लेकिन मजबूत फौज का मतलब ये नहीं कि वो मजबूत फौज फिर वो तमाम दूसरे इदारों पर सुपरसीड करे हुए। जो हमारे मुल्क के हालात हैं उनमें यही हुआ कि ये तीनों इदारे जिनका मैंने पहले जिक्र किया कि सियासी इस्तेहकाम और उसके बाद मईशत, उसके बाद आपकी सिफारतकारी, वो सब इदारे नहीं बन सके, वो कमजोर हो गए
اور فوج इन सब इदारों पर हावी हो गई। लेकिन जनरल कयूम साहब यहाँ पर होते तो मैं उनसे कहती कि मजबूत फौज किसी मुल्क की सलामती के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जब वो मुल्क अंदर से मजबूत होता है तब इराक की फौज बहुत मजबूत थी। 8 साल तक वो लोग ईरान के खिलाफ लड़ते रहे, एक मजबूत फौज थी। लेकिन क्या हुआ, फिर उस पर हमला हो गया। जिस वक्त ये पूरा केस बनाया जा रहा था, मगरबी मीडिया में और अमेरिका इराक के खिलाफ ये केस बना रहे थे कि यहाँ पर वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं इराक के पास। उस वक्त इराक में जो हमारी अरब दुनिया थी, उनके पास कोई मीडिया नहीं था। अरब दुनिया में कोई अवाम सड़क पर नहीं निकली। सद्दाम हुसैन और इराक के फेवर में एक बंदा सड़क पर आके उसने एहतजाज नहीं किया। तो क्या हुआ कि अमेरिका ने ढिठाई से, और यूके ने उसका साथ दिया, उसने ढिठाई से एक आजाद मुल्क पर हमला कर दिया और उसको बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, तहस कर दिया। इसलिए कि ना अवाम आपके साथ थी, ना मीडिया आपके पास था। किसी भी मुल्क की सलामती के लिए एक वायबल मीडिया भी बहुत जरूरी होता है। अगर ये जो अल जजीरा इस वक्त है, अगर ये उस वक्त होता तो शायद इराक की ये हालत न बनती, क्योंकि जब एक मगरबी मीडिया एक तरह से उसका ऑन स्लॉट था, वो हमला कर रहा था, तो कम से कम उसका कोई काउंटर आर्गुमेंट भी हो रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लिहाजा इराक बिल्कुल तहस हो गया। और फिर ये कि जो जनरल कयूम साहब ने फिर एक मरतबा क़यादत की बात की, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जिस वक्त जनरल जिया की हुकूमत आई थी, तो मैंने एक शेर गजल लिखी थी जिसका पहला तो मिसरा ये था कि मंजिल पे भी पहुंच के अंधेरा दिखाई दे, सालारी कारवां तो लुटेरा दिखाई दे। तो ये कभी हालात बदल नहीं सके हैं। और मैं एक बस थोड़ा सा ये भी कह के कि अभी एक साहब ने यहाँ पर ये भी जिक्र किया कि हम ट्रेन करके लोगों को बाहर भेजें। ठीक है, जरूर यहाँ पर ये अपने पार्टियों के लोग भी बैठे हैं, लेकिन क्या ट्रेन करके लोग आपको खुद इस्तेमाल नहीं करने चाहेंगे? क्या आप सिर्फ जो आपका बिल्कुल लेबर क्लास से आपने काम निकालना है, आप ट्रेन कर करके दूसरे मुल्कों को भेजते रहे? तो आपके अपने मुल्क में क्या हो रहा है? 90% इनएफिशिएंसी है हर इदारे में। आप सिर्फ चंद लीडरों को देकर ब्लेम करते हैं, इल्जाम लगाते हैं। नहीं, आपके तमाम इदारों में इनएफिशिएंसी है, ऊपर से लेके नीचे तक। तो जब आप ट्रेन लोग कर के बाहर भेजेंगे कि ताकि आपके पास डॉलर आए, ये क्या पॉलिसी है? दुनिया हंसती है इस पॉलिसी पर। ट्रेन कीजिए लोगों को अपने लिए, अपने यहाँ इदारे ऐसे बनाइए कि वो ट्रेन लोग आपके यहाँ मौजूद हों। और हाँ, आप सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट कीजिए। 96 में, आज से कितने 26-27 साल पहले 96 में आलमी बैंक की रिपोर्ट में ये था कि इंडिया चाइना के बाद दूसरा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है। और आप आज भी, आपके पास टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर तो दूर की बात है, आप ये कहते हैं कि हम अपने लोगों को ट्रेन करके बाहर भेजें। ये कौन सी पॉलिसी है? और बस फिर ये कि जो अभी यहाँ पर बात की एक साहब ने कि वाकई ये इंतखाब हो भी जाएंगे, लेकिन ये कोई इन इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी नहीं है। ठीक है, 18 में भी ये हुआ तो फिर उन इंतखाबात की कोई क्रेडिबिलिटी बन नहीं सकी, लेकिन फिर भी 18 में इन इंतखाबात से कम हालात खराब थे। अगर मतलब अब तो हम पहले कंपैरिजन किया करते थे एज अ जर्नलिस्ट कि 18 में ये हुआ तो अब 24 में ये हो रहा है, लेकिन नहीं, अब तो कंपैरिजन भी नहीं बनता। उस वक्त कम से कम शेर का निशान तो मौजूद था। पंजाब में तो मुस्लिम लीग जीती थी, इतनी तो हैरासमेंट नहीं थी जो अब हो रही है। तो जो बड़ी सियासी पार्टियां थीं, उनको अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए ये इस निजाम को क्रेडिबल बनाना चाहिए था।
کہ نہیں, آپ تمام پارٹیوں کو ایک سے مواقع دیجیے، پھر آپ جیت کر اوپر آئیے تو آپ کی ایک مورل اسٹرینتھ ہوتی ہے. صرف یہ نمبر اور اس سے یہ نہیں ہوتا. آپ کے پاس اس وقت مورل اسٹرینتھ ہوتی کسی بھی گورنمنٹ کی جو اس وقت آئے گی، اگر وہ یہ کہتے کہ جی سب کے ساتھ ایک ہی مواقع ملنے چاہیے. اور یہ کہ یہ میں نے ابھی بات کی کہ یہ جو ہے کرپشن کی بات، کرپشن بھی ظاہر ہے کہ قومی سلامتی کے لیے ایک بہت بہت بڑا ایشو ہے. اور مجھے جہاں تک میں جانتی ہوں کہ پی ٹی آئی نے تو جو موٹو تھا، وہ جو تھا ان کا سلوگن، وہی کرپشن کے خلاف تھا. کرپشن پھر ختم نہیں ہو سکی اس لیے کہ کرپشن کی روٹس اتنی گہری ہیں اس معاشرے میں، اور صرف کوئی ایک انسان کرپٹ نہیں ہے. میں آپ کو اس کی بات بتا رہی ہوں. سن 86 کی اسلام آباد میں I-8 بھی رہتی تھی اور ایک سڑک وہاں پر ٹوٹ گئی. تو میں اتفاق سے وہ جو ٹھیکیدار تھے وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے کہا دیکھیے ابھی کل ہی یہ سڑک بنی تھی اور آج یہ ٹوٹ بھی گئی. تو وہ انہوں نے فرمایا کہ باجی، جب اگر 100 روپے کا کوئی منصوبہ ہے تو اس میں سے 25 روپے اس منصوبے پہ لگتے ہیں، 75 روپے اوپر سے نیچے تک اس منصوبے کو منظور کرانے کے لیے اور اس منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے لگتے ہیں، اور باقی پیسے اس کے ٹھیکیدار کے جیب میں جاتے ہیں. صرف 25 روپے اس سڑک پہ لگتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک مثال ہے کہ کرپشن اوپر سے لے کر نیچے تک موجود ہے. ہماری سیاسی جماعتوں میں بھی ڈسپلن نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہماری سیاسی جماعتیں بھی جو گراؤنڈ لیول پہ بالکل ان کا کوئی جا کر اپنے آپ کو کبھی انہوں نے اس طرح سے استوار کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جیسے کرنی چاہیے. کیونکہ جب آپ ممبرشپ ہوگی، آپ کے لوگ ہوں گے اور وہ آپ کو ووٹ دیں گے، آپ ووٹ کی اسٹرینتھ سے جب آئیں گے تب آپ ایک مضبوط حکومت بنا سکتے ہیں، لیکن عوام کے بغیر نہیں. اب لوگ شاید یہ سمجھیں کہ میں پی ٹی آئی کی وہ کرتی ہوں. میں بالکل نہیں، میں کسی پارٹی کے لیے کام نہیں کرتی. میں ایک جرنلسٹ ہوں. عمران خان کا جو یہ فیصلہ تھا کہ الیکشن جلدی کروا دیے جائیں، جس پر شروع میں مسلم لیگ بھی آمادہ تھی الیکشن جلدی کروانے کے لیے، وہی بہترین راستہ تھا اسی وقت. اس لیے کہ اگر کسی حکومت کو بے دخل کیا گیا ہے تو اس کو بے دخل کرنے کا پورا جو ہے استحقاق وہ عوام کے پاس ہونا چاہیے. اور اگر عمران خان نے یہ کہا تھا کہ میں الیکشن کروا دیجئے تو وہ کروانے چاہیے تھے، لیکن وہ نہیں کروائے گئے. پھر پنجاب اسمبلی غیر آئینی ہو گئی، سرحد اسمبلی غیر آئینی ہو گئی. تو اس کے بعد اس لیے کہ دونوں انتخابات قومی اور جو ہیں ریاستی صوبائی وہ ساتھ ہونے چاہیے. انڈیا میں دیکھیے پورا 1-1.5 مہینے انتخابات ہوتے رہتے ہیں. 4 ریاستوں میں ایک دفعہ، 4 ریاستوں میں دوسری مرتبہ، کیونکہ وہ ملک بھی بڑا ہے اور وہ تمام سیل ہوتے رہتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے وہ نظام بنا لیا. ہم وہ نظام کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو یہ تمام باتیں ہیں جو ہماری جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے انتہائی ضروری ہیں. صرف یہ کہہ دینا کہ ہماری اگر فوج مضبوط ہے تو ہمارے ملک کا دفاع ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوتا. ملک مضبوط ہوگا تو پھر فوج کا ملک کا بھی دفاع ہو سکتا ہے. چلتے چلتے بس ایک آخری بات کر دوں کہ جب ایک اس نے ویسٹرن جرنلسٹ نے اس سے پوچھا ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ تم لوگوں نے عراق پر حملہ کیوں کیا تھا، تو اس نے یہ جواب دیا کہ ہم نے کسی ڈیموکریٹک کنٹری پہ کبھی حملہ کیا ہے؟ اور آپ دیکھ لیجئے کسی ڈیموکریٹک کنٹری پر حملہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ جب عوام اور قوم ساتھ ہوتی ہے اپنے لیڈروں کے تو پھر کسی کی جرأت نہیں ہوتی حملہ کرنے کی. لیکن کس طرح سے عراق پر حملہ ہو گیا، شام پر حملہ ہو گیا؟ اس لیے کہ متعلق العنان لوگ لیڈرز وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ قوم نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیے فلسطین میں کیا حشر ہو گیا فلسطینیوں کا، لیکن عرب میں کوئی باہر نکلا؟ عرب ملکوں میں 4 لوگ بھی باہر نکلے یہ کہنے کے لیے کہ آپ ہمارے عرب بھائیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ایک وہ بیٹھتی ہے، وہ جو ایک گلف کونسل ہے جس کو کہتے ہیں عرب، وہ یہ جو ویسٹرن میڈیا وہ تو اسے ٹاکنگ شاپ کہتا ہے، وہ جو ان کی ہے، وہ بیٹھتے ہیں ایک فیصلہ کر کے جی انہوں نے بڑی مذمت کر دی. کیا ہوا ہے؟
4 महीने होने को आए हैं, लेकिन अरब मुल्कों में कोई सड़क पे निकल के किसी ने ये नहीं कहा। आप यकीन जानिए कि अवामी जो प्रेशर है वो बहुत मायने रखता है। इसीलिए जो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहती हैं, वो हमेशा ये चाहती हैं कि कोई अवामी हुकूमत ना आए, बल्कि ऐसी हुकूमत आए जो हमारे ही इशारों पर चलती रहे। तो बस मैं आप लोगों से शायद कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, और लेकिन बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई थी, इसलिए बात करना चाह रही थी मैं इन पे। अगर जनरल कयूम होते तो बहुत अच्छा था। तो बहरहाल ये जो मैंने 4 सुतूनों की बात की है, ये 4 सुतून जो हैं किसी भी रियासत के, वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इंटर रिलेटेड हैं। सियासी इस्तेहकाम, मजबूत मईशत, बेहतरीन माहिराना सिफारतकारी, वायबल मीडिया और मजबूत फौज, ये सब मजबूत अपनी अपनी जगह होंगे, तब ही मुल्क की सलामती जो है वो इंटैक्ट रहेगी, वरना कुछ कह नहीं सकते। बहुत शुक्रिया।